टूटते रिश्तों की दर्द भरी दास्तां। सुबह के 7:30 बजे जब नैना स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर अपनी मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई, देखा पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में जाकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकाल पॉकेट में रख लिए और बैग उठाकर बस के लिए निकलने लगी। तो सरोज, जो कि उनके घर में काम करती थी, आई। नैना बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। नैना ने मायूस नज़रों से सरोज आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। सरोज ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाला। नैना स्कूल के लिए निकल गई। सरोज सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मैम साहब के रोज़ के लड़ाई झगड़े से इस 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। सरोज पिछले 10 सालों से आरती व नरेश के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। नैना उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी राज की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नरेश पिछले कुछ साल से अपनी पत्नी आरती से तलाक चाह रहा है और चाहता है कि उनकी बेटी नैना की जिम्मेदारी आरती उठाए और आरती अपनी बेटी नैना की जिम्मेदारी नरेश को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्ची की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी नैना स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल सरोज आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह आरती और नरेश ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, नैना को चोट आई है। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि नैना बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गंभीर चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मौत से हार गई। आरती और नरेश स्तंभ रह गए। ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध बुध ही खो बैठे थे। नैना की दादी भी आ गई थी। बेटा और बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर छात्रों सभी के बयान लिए गए। ये पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से आपकी बेटी नैना नीचे गिर गई। सब कुछ निमटने के बाद नरेश ने अपनी मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। माँ चली गई। उस घर में काम करने वाली सरोज भी तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। नरेश और आरती से कहा, मैम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी नैना की सिसकियों से भरी हुई हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में रोते हुए देखा तो कभी छिप कर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि इसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद नैना आज जिंदा होती। नरेश और आरती के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोश अख्तियार कर चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से आरती ने नैना के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। कई महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली, उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। आरती रोते हुए अलमारी के सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। डायरी में लिखा था, पापा मम्मी, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मतलब प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी, आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी।
आप दोनों ये क्यों नहीं कहते हो हमारी बेटी। अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अनुज को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती हैं तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर लिखा था, मम्मी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना नक्श की पसंद का बनाती हैं। मम्मा मुझे भी राजमा बहुत पसंद है, मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे तंग नहीं किया करो, जो खाना है सरोज आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब मन नहीं करता। अगले पेज पर था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ के लिए टाइम नहीं है। पापा जब चीनू मासी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीज़ें हैं। पता है मम्मा, मैं अपने घर से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये ना सुनाई दे कि नैना को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती। मैं बहुत प्यार करती हूँ आप दोनों को, लेकिन आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो। एक पेज पर लिखा हुआ था, आई लव यू सरोज आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता था अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगी। आरती डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। नरेश भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया। आरती ने डायरी नरेश को पकड़ा दी। दर पेज पलटते हुए नरेश के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर बैठ गया। आरती रोते हुए बोली, नरेश पता है वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी बेटी नैना ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। नरेश, हम दोनों ने अपनी बच्ची का खून किया है। नरेश फूट फूट कर रो पड़ा। ये कहानी हर उस घर की है जहां माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चों को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपए पैसे सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे की ज़रूरत के समय उसके कितने करीब हैं। थैंक यू सो मच। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।